हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम आए हैं अपनी चर्चा के लिए। और आज जो टॉपिक है वो मेनली आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। इकोनॉमी के बहुत ही अच्छे कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको मैं क्या आंकड़े हैं वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी और फिर हम उसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस करेंगे। क्या है मुद्रास्फीति के बारे में आया हुआ है आर्टिकल, तो क्या मुद्रास्फीति होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, जितना भी आपके प्रीलिम्स के लिए बन सकता है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर पूरा इन डिटेल आज चर्चा करूंगी उस चीज की। तो आपको एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलने वाली है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के ऊपर। फिर उसके बाद कुछ आर्टिकल्स रहेंगे जो आपके साइंस पे भी बेस्ड हैं और पोवर्टी से रिलेटेड है, तो उसको हम देख लेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे कि किस पेपर के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देख लेते हैं सबसे पहले की हाइलाइट्स क्या है। तो सबसे पहले कुछ की हाइलाइट्स हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन स्टिल एट 5.8% बट फूड प्राइसेस राइज। तो ये बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले आंकड़ों के हिसाब से, अभी भी 5.1 ही बना हुआ है, लेकिन जो फूड प्राइसेस हैं, जो खाद्य सामग्रियां हैं, उनकी प्राइसेस में क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है। फूड प्राइसेस जो है वो महंगे हो गए हैं, फूड जो है वो महंगा हो गया है। दूसरा आर्टिकल क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ टू बी क्लोजर टू 8%। सीईए जो है उसने बोला है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, पहले ये अनुमान लगाया गया था कि ये 7.6% रहने वाला है, लेकिन अब जो नया आंकड़ा आया है उसमें बोला गया है कि ये नियरली 8% रहने वाला है। तो ये जीडीपी ग्रोथ है। अगर आज टॉप समय मिला तो इसको मैं अच्छे से चर्चा करूंगी, और अगर सेशन ज़्यादा लंबा होता है तो मैं इसको कल अलग से क्या होती है जीडीपी, क्या है, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही अच्छे से मैं डिस्कस करूंगी। फिलहाल आज हमारा मेन फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर में रहेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आज मैं इसको डिस्कस करूंगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। फिर हमारा अगला हाईलाइट क्या है, नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज इन सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका में जो गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर एक आर्टिकल आया है आंकड़ों के साथ, लेकिन हम सब सहारन रीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए इंडिया में गरीबी की क्या स्थिति है, कैसे गरीबी कैलकुलेट होती है, क्या हमारे टारगेट हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम इस टॉपिक को भी अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड। न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम देखेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट है क्या। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर देश जो है वो परमाणु शक्ति से सक्षम हो चुका है। तो यहाँ पर क्या, अभी एक न्यूज भी आई थी जापान में कि कुछ उनके पास न्यूक्लियर वेस्ट बचे हुए थे, काफ़ी टाइम से उन्होंने दशकों से उसको स्टोर करके रखा हुआ था, और अब फाइनली उसको वो रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या एनवायरमेंटल चेंजेस आने वाले हैं, लोगों की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यही न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड सारा मुद्दा होता है। तो हम उसको इन डिटेल चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या है और इंडिया में कहाँ कहाँ पर कैसे परमाणु संयंत्र हैं, वो कैसे काम करते हैं, इस पे हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है, नेशन वाइड टैलेंट स्पॉटिंग प्रोग्राम कीर्ति। कीर्ति एक जो है खेल और युवा मंत्रालय जो है उसने कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है वो युवाओं के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला है, इंडिया वॉज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन 2019 टू 2023। सिप्री की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा आर्म इक्विपमेंट्स खरीदे, हथियार खरीदे, किसने सबसे ज़्यादा बेचे। हर साल ये रिपोर्ट आती है, तो इस बार भी रिपोर्ट ये आई है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल, आंकड़े हैं इसमें, देख लेंगे हम उसको, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए सेशन को, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। उसके पहले हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल था क्या था, इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन स्टिल एट 5.1% बट फूड प्राइसेस राइज। इसमें बोला गया है कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन रहने वाली है वो रिटेल इन्फ्लेशन 5.09% थी फरवरी में, और वो अभी क्या है 5.10% जनवरी में थी, और उसके रिस्पेक्ट में 5.09% फरवरी में है। तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। जो इन्फ्लेशन है वो तो औसतन इतनी ही बनी हुई है, लेकिन जो फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं कई सारे स्टेट्स में। ठीक है, ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज 0.16% वाइल द CFPI रोज 0.11। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इन्फ्लेशन
क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कहते हैं CPI, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CPI। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि किस राज्य में कितनी इन्फ्लेशन है, क्या है, नहीं है, किस देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एग्स में इन्फ्लेशन इतना हुआ। तो ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, यहाँ से हार्डली कोई चीज हमारे काम की निकलेगी, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर में किस पेपर से संबंधित है, तो जीएस पेपर 3 में जो आपका इकोनॉमी वाला जो पेपर होता है, इकोनॉमी, साइंस, बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएस पेपर 3 में हैं। तो उसी जीएस पेपर 3 में आपके इकोनॉमी से ये टॉपिक रिलेट होगा, बहुत अच्छे से मैं इसको डिस्कस करूंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज आपको इस पर एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है खाद्य वस्तुओं और सेवाओं में जो उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो लगातार वृद्धि होती रहती है उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। और इसी मुद्रास्फीति के बारे में अभी चर्चा की गई है कि ये 5.1% बनी हुई है, लेकिन अभी भी खाद्य कीमतों में क्या हो रही है, इजाफा हो रहा है। तो मुद्रास्फीति के बारे में जान लिया हमने कि ये क्या है, एक तरीके से प्राइजेस, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनके प्राइजेस जब बढ़ते हैं, कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति की कीमतों में बढ़ोतरी होती कैसे है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली जो प्रकार हैं वो ये हैं। देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, डिमांड पुल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिमांड पुल। डिमांड पुल का मतलब है कि कई कमोडिटीज, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी अचानक से मार्केट में मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं, जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ गई तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, उस वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब मार्केट में पता चल गया किसी दुकानदार को या किसी प्रोड्यूसर को कि इस वस्तु की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसकी कीमतों में भी वृद्धि कर सकता है। तो ये सारा लाभ कमाने के लिए जब मांग को देखते हुए जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है वस्तुओं की, तो उसको कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि डिमांड पुल मुद्रास्फीति। दूसरा कॉस्ट क्या है, दूसरा चीज है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित कहने का मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को बनाने में अगर उसकी लागत में वृद्धि हो जाए, मान लीजिए कि कोई सामान बनाना है, जैसे कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि इधर से आलू डालोगे उधर से चिप्स निकलेगा, तो मान लीजिए कि वो चिप्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल क्या लगेगा, आलू लगेगा। तो वो आलू की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो चिप्स के दाम में भी वृद्धि हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं कॉस्ट पुश, यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि अगर किसी वस्तु की लागत, उस वस्तु को बनाने की लागत में वृद्धि हो गई तो उस वस्तु के जो फाइनल प्राइसेस होते हैं उसमें भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से भी मुद्रास्फीति होती है। उसके बाद आयातित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि किसी वस्तु को हम दूसरे कंट्री से मंगाते हैं, तो वहां पर क्या रहता है, बहुत सारे सीमा शुल्क लगते हैं, टैरिफ लगता है। तो उसकी वजह से, और डे बाय डे जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर था उस टाइम पे, क्या गेहूं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ रशिया और यूक्रेन ही है मेन एक्सपोर्टर ऑल ओवर वर्ल्ड गेहूं के, और जब इनके बीच में लड़ाई चल रही थी तो गेहूं जो है वो सब जगह पहुंच नहीं पा रहा था। और ये चीज भी होती है कि अगर किसी वस्तु की आपूर्ति कम हो जाए तो भी उसकी मांग बढ़ जाती है ना। तो ये आयातित मुद्रास्फीति बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करती है, विदेशों से या हम अदर कंट्रीज से जो भी चीज आयात करते हैं तो उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से मुद्रास्फीति होती है। उसके पास एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन ये टर्म आपको यूपीएससी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए नाम में ही इसके है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या, बहुत ज्यादा तीव्र, बहुत ही ज्यादा उग्र। तो जब मुद्रास्फीति क्या होती है, बहुत अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, अपनी कीमतों में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ही इजाफा हो जाता है किसी वस्तु की, तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन वाली कंडीशन आती है। उसके बाद की कंडीशन है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, कमी होना, घटना या मंदी आना। तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होता है, गिरावट आ जाती है। अब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाए अगर, तो क्या होगा, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कई बार होता है कि उत्पादक जो है उसको उत्पादन करना कम कर देते हैं उस वजह से, या फिर उसकी डिमांड ही खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है
तो मार्केट में क्या होता है, मंदी की स्थिति आ जाती है, कीमतें कई बार अगर गिर जाती हैं या उस वस्तु की क्या डिमांड कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर जो है उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, तो मार्केट में एक मंदी वाली स्थिति हो जाती है। तो ये पूरा मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट है। अब हमने जब आर्टिकल डिस्कस किया तो उसी समय हमने एक सीपीआई के बारे में बात की, उस आर्टिकल में मेंशन था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो सीपीआई क्या है? सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना करने का एक टूल है, एक उपकरण है। सीपीआई को क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो डे बाय डे जो वृद्धि होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, उसको ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है। तो सीपीआई की गणना जो होती है वो डे बाय डे की वस्तुओं और सेवाओं के जो कीमतों में उतार चढ़ाव है उसके आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। पहले क्या होता था? पहले ये गणना डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती थी। हमारे यहाँ इंडिया में डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है? वस्तुओं के जो थोक मूल्य होते थे, जैसे कि होता है जो थोक विक्रेता, जैसे ही बनती है कोई भी कमोडिटी और वो जो मार्केट में आने से पहले जो थोक में जो विक्रेता खरीदते हैं, तो पहले जो सीपीआई या इन्फ्लेशन की गणना है, मुद्रास्फीति की गणना है, वो डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती थी। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट आई उसने इसको चेंज करके, अरुण जेटली जी ने इसको चेंज करके क्या कर दिया, अब जो मुद्रास्फीति की गणना है वो आपके सीपीआई के आधार पर की जाती है। तो पहले हम देख लेंगे कि सीपीआई की गणना, सीपीआई में ऐसा क्या खास बात है, सीपीआई का उपयोग क्यों किया गया। तो सीपीआई का उपयोग इसलिए किया गया कि चीजों के दामों में निरंतर क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अगर हम इसके आधार पर इन्फ्लेशन की गणना करते हैं तो हमें करंट में क्या स्थिति है इसके बारे में हम अवगत रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि डब्ल्यूपीआई में क्या है सीन कि एक बार थोक में जो भी चीज़ें वृद्धि हुई उसके बाद में वो रियल टाइम में आपको सही आउटपुट नहीं दे पाता है डब्ल्यूपीआई। तो उसके लिए सीपीआई का यूज़ किया गया कि सीपीआई क्या है, महीने दर महीने निश्चित अवधि में सामान के उतार चढ़ाव, कीमतों के उतार चढ़ाव पे बेस्ड होता है। तो सीपीआई का यूज़ करके एक रियल ऑथेंटिक डाटा हमें मिल पाएगा कि वाकई में कितनी इन्फ्लेशन है। तो सीपीआई की गणना के लिए क्या क्या टूल उपयोग किए जाते हैं? कुछ इसमें 6 समूह होते हैं। 6 समूह में खाद्य, पेय पदार्थ, ऐसे कर करके 6 समूह होते हैं और इन 6 समूहों की ही कीमतों में उतार चढ़ाव को देख करके इन्फ्लेशन की गणना की जाती है। तो इन 6 समूहों को आप एक बार इन डिटेल पढ़ लेंगे। खाद्य होता है, उसमें पेय पदार्थ होता है, ईंधन वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। 6 कुछ समूह होते हैं। अब सीपीआई की खास बात क्या है कि सीपीआई की खास बात यह है, इसके लिए एक जो टोकरी होती है, एक जो घरेलू टोकरी बोला जाता है, उसमें जो डे बाय डे में व्यक्ति जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं आपके रोज़मर्रा के लिए, जैसे कि सामान्य जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो क्या सुबह को नाश्ते के लिए दूध, ब्रेड और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम और आप स्टूडेंट हैं अगर, तो हमें जो डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें नीड हैं, तो मतलब सीपीआई में क्या है, डे टू डे लाइफ में आपके रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर सीपीआई की गणना की जाती है। और इस बास्केट में यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली रोज़मर्रा में जरूरत होती है। तो इनकी जब कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो फिर बोला जाता है कि हाँ, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई या इतनी घट गई। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा अब ट्रैक करने का सीपीआई को तरीका क्या है। वैसा ही जैसा कि बताया गया है क्या कि ये मुद्रास्फीति के बारे में कैसे गणना करती है, सामानों की कीमतों में उतार चढ़ाव। इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। सेवाएं मतलब कि क्या, वस्तु मतलब कि वो चीजें जो आप हाथ भाई देख सकते हो, छू सकते हो। सेवाओं में क्या, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो आप एक सेवा ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो। बैंकिंग हो गई कि आप अपने पैसे अकाउंट में जमा करते हो, फिर उसके बदले में आपको कुछ चार्जेस बैंक को देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, साल के एंड में जब आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है तो वो एक एज अ सर्विस चार्ज होता है, या कुछ पेनल्टी आप में लगी होती है कि आपने एक मिनिमम अकाउंट में जो पैसे होने चाहिए आपने उसको मेंटेन नहीं किया, तो एज अ पेनल्टी। तो वो सेवाएं और वस्तुएं दोनों को मिला करके सीपीआई की गणना की जाती है। डब्ल्यूपीआई को चेंज इसीलिए किया गया था कि इसमें केवल और केवल वस्तुओं की कीमतों के आधार पर गणना की जाती थी। तो एक मुद्दा यह भी था कि ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति में आप केवल वस्तुओं को शामिल करके ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में महंगाई की क्या स्थिति है, क्योंकि हम
खाद्य पदार्थों के साथ साथ हम सेवाएं भी तो बहुत सारी डे टू डे अपनी यूज करते ही हैं, तो इसलिए सीपीआई को यूज किया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने डब्ल्यूपीआई से सीपीआई पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पर मैंने कुछ हालांकि पहले ही बता दिया है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डब्ल्यूपीआई की गणना केवल वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता था, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन किया जाता था, उसमें क्या परिवर्तन है उसको देखा जाता था। सीपीआई में भाई वस्तु और सेवा दोनों को शामिल कर लिया गया, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक हो गया हमारे लिए, है ना। साथ के साथ में क्या है कि सीपीआई में बेस ईयर को भी अब चेंज किया गया है, ठीक। तो पहले सीपीआई की गणना जब की जाती थी उसको चेंज करके अब जो एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर का मतलब क्या, देखिए सीपीआई को मैंने बताया कि जो चालू कीमतें हैं उसके आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उस को गणना की जाती है, लेकिन बेस ईयर का यूज करके क्या किया जाता है, इसी 2012 के बेस ईयर की तुलना करके बताया जाता है कि वर्तमान में सीपीआई में क्या परिवर्तन आए हैं। दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो स्थिर कीमतों पे, दूसरा चालू कीमतों पे। तो ये जो 2012 के आधार वर्ष का यूज करके स्थिर कीमतों पे जो महंगाई है या स्थिर कीमतों पे सीपीआई है उसकी गणना की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आज मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, ठीक है, और वो 2012 में उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक है। तो यहां से यहां तक में क्या परिवर्तन हुआ, इसकी तुलना में किससे कर रही हूं, 2012 से, यानी कि ये हमारे लिए स्थिर कीमत हुआ। और इस स्थिर कीमत, इस 100 रुपए की कीमत के आधार पर मैंने इस 500 रुपए की गणना की, है ना, कि इससे यहां तक पहुंचने में कितने % वृद्धि हुई। तो ये हुआ आपका स्थिर कीमत वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा एक चालू कीमत वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने कितनी परिवर्तन हुए। तो अभी जो हमने आर्टिकल में देखा था कि 5.10% जनवरी में था, 5.09% फरवरी में हुआ, तो ये चालू कीमतों के आधार पर सीपीआई हुई। और जब हम 2012 के आधार वर्ष को यूज करके जब गणना करते हैं मुद्रास्फीति की, तो वो हो जाती है स्थिर कीमतों पर सीपीआई, ठीक है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी बता दिया। और मैंने अंतर तो बता ही दिया। और एक चीज और होती है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर करने के लिए, वो होती है बास्केट। जो मैंने टोकरी बताई, वेटेज बताया, वो होता है क्यों, सीपीआई में जो है वस्तु सेवाएं दोनों चीजें शामिल होंगी सीपीआई की बास्केट में, और डब्ल्यूपीआई की बास्केट में केवल और केवल वस्तुएं होती हैं जो आप डे टू डे यूज करते हैं। तीसरा अंतर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में यह है कि सीपीआई की जो गणना है वो तो आपका करता है सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन, कार्यालय जो है, ऑफिस जो है वो, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये गणना करता है आपके सीपीआई की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि सीपीआई की गणना कौन करता है और डब्ल्यूपीआई की गणना कौन करता है। डब्ल्यूपीआई की गणना कौन करता है, डीपीआईआईटी एक वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आने वाला एक तरीके का क्या है, कार्यालय है। और ओई आर्थिक मामलों की सलाहकार कार्यालय, और साथ के साथ में डीपीआईआईटी, अब इसको चेंज करके कर दिया गया है। तो ये जो डीपीआईआईटी है, उद्योग और संवर्धन डिपार्टमेंट है, ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये डब्ल्यूपीआई की गणना करता है, ठीक है। लेकिन सीपीआई की गणना कौन कर रहा है, सीएसओ कर रहा है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं कभी अगर इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा या कल जीडीपी वगैरह में डिस्कस करूंगी तो मैं इसको और इन डिटेल चर्चा करूंगी। सीपीआई में भी और 4 फैक्टर्स होते हैं जो सीपीआई में गणना होती है। वो एक इंडस्ट्रियल वर्कर की होती है, रूरल लेबर की होती है, अर्बन लेबर्स की होती है। इसके आधार पर 4 और सब कैटेगरीज होती हैं इनमें, उनमें से 3 जो होते हैं वो श्रम विभाग के द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा गणना की जाती है, और अन्य एक होता है उसको आपका ये जो सीएसओ है वो गणना करता है। तो ये भी मैं कभी इन डिटेल आपको बता दूंगी। अगर यहाँ मैं इतना सारा डिस्कस करूंगी तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आगे मुझे और भी आर्टिकल डिस्कस करने हैं। तो आई होप अब तक मैंने जितना आपको समझाया वो चीजें समझ में आई होंगी कि मुद्रास्फीति की कैसे गणना की जाती है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं। अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जब चलता है तो इसमें 2 चीजें और आती हैं, और ये आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको वहां पर मिला होगा। एक होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति, दूसरी होती है कोर मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या होता है कि सीपीआई की गणना की जाती है, लेकिन सीपीआई का यूज करके किसकी गणना की जाती है, वस्तु और सेवाओं के समूहों की जो कीमतों में वृद्धि हुई उसको। और हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2 चीजें यूज की जाती है, खाद्य
पदार्थ और ईंधन। तो फ्यूल और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य पदार्थ और फ्यूल, इनको देख करके इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है, और इन्हीं की क्यों यूज की जाती है? बाकी ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा अस्थिर है और इन दोनों की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो इसलिए कई बार बोला जाता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति ज़्यादा सही है या कोर मुद्रास्फीति ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में हमने जिन दो टर्म्स को या जिन दो कमोडिटीज़ को ऐड किया है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ पर सही कीमत का आंकड़ा लगा पाना, अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया हेडलाइन मुद्रास्फीति के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कोर मुद्रास्फीति के बारे में। तो देखिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थ को और ईंधन को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन जो कोर मुद्रास्फीति है उसमें क्या क्या है? कोर मुद्रास्फीति की गणना क्या है, हेडलाइन मुद्रास्फीति से अलग है। इसमें क्या किया जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति से जो अस्थिर वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, अस्थिर कहने का मतलब है कि जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो इनको हटा करके कोर मुद्रास्फीति में बाकी जो कमोडिटीज बच जाती हैं उनकी गणना की जाती है। तो समझ में आया होगा आपको, हेडलाइन मुद्रास्फीति में अस्थिर मदें हैं जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जब कोर की बात आती है तो कोर में क्या कर दिया जाता है कि जिन वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको हटा करके क्या कर दिया जाता है, अन्य चीजों को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या था पूरा मामला। मुद्दा हमने शुरुआत की थी इन्फ्लेशन 5.1% से। फिर क्या होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है, किसी भी खाद्य पदार्थों, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को या वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मापने के तरीके कुछ मैंने बताया, जैसे कि डिमांड पुल बताया आपको, और कॉस्ट पुश बताया, लागत जब बढ़ जाती है तब, मांग बढ़ जाती है तब, आयात निर्यात ज्यादा कम हो जाता है तब। तो ये कुछ मैंने वो सारी चीजें बताई आपको। उसके बाद मैंने प्रकार के बाद मैंने आपको इन्फ्लेशन की गणना कैसे होती है ये बताया कि सीपीआई पे गणना होती है या डब्ल्यूपीआई पे गणना होती है, क्या दोनों में अंतर है मैंने ये बताया। और यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं प्रीलिम्स में और इकोनॉमी में आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर्स हैं, बैंकिंग वाले चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पीटी में। और ये आपके अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो पूछना बनता भी है। तो मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने इसको यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज इन सब सहारन रीजन। तो सब सहारा अफ्रीका में जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि एट द टाइम कई जगह ऐसे हैं जहां पर गरीबी कम हुई है। जब आप तुलना करते हैं 1990 के रिस्पेक्ट में तो गरीबी कम हुई है। लेकिन जो सब सहारन रीजन है, यानी कि अफ्रीका का जो सब सहारन रीजन है, कल मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, एक मैपिंग का सेशन लेके आऊंगी कि कौन कौन से सब सहारन कंट्रीज हैं और उनके आसपास क्या क्या चीजें हैं, वो मैं कल आपको मैपिंग के थ्रू बताऊंगी। तो इसमें बताया गया है कि जो सब सहारन रीजन है वहां पर गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नियरली 397 मिलियन जो लोग हैं वो अभी गरीबी से जूझ रहे हैं सब सहारन रीजन में। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है, 397 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी से जूझ रहे हैं। फिर इसमें अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है। कुछ बताया गया है कि वेस्ट एशिया में भी पहले गरीबी थी लेकिन डे बाय डे उन्होंने उसको कम किया। चाइना और इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइना और इंडिया में गरीबी है अभी भी, ऐसा नहीं है कि गरीबी खत्म हो गई है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं गरीबी वाला मुद्दा अंडर एस्टिमेट हो गया है ना। तो ये सारे मुद्दे इस आर्टिकल में हैं, आंकड़े दिए गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट छोटे मोटे आंकड़े हैं वो अगर मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट होते तो मैं यहाँ पर आपको कोट करती, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आपके सब सहारन अफ्रीकन से रिलेटेड है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। जो चीज़ें काम की है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में क्या है गरीबी की स्थिति। तो भारत में गरीबी की स्थिति के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले कि गरीबी की गणना कैसे की जाती है।
और जो आर्टिकल है उसमें भी बोला गया है कि जो $2.15 पर डे कमाने वाले लोग हैं, इनसे अगर कम किसी को मिल रहा है तो वो गरीब की कैटेगरी में आता है। और सब सहारन रीजन में यही वाला मैटर हो गया है कि भाई वहां पे जो लोग हैं उनको डेली बेसिस पे $2.15 भी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। अब आप इसको रुपी में चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी $1 की कीमत कितनी है, $1 की कीमत अगर अभी फिलहाल में 70 रुपए है, सपोज अभी तो नियरली 80 पहुंच गया हो, तो 70 रुपए अगर मान के चलिए तो $2 की कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 2 यानी कि 140। तो अगर 150 से 200 के बीच में किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है वहां पर सब सहारन रीजन में, तो उसको बोला गया है गरीबी रेखा के नीचे, है ना। $2.15 पर डे नियरली। तो ये है पूरा मामला इस आर्टिकल में, सब सहारन रीजन की बात है, लेकिन हम अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे चीजें। तो गरीबी रेखा की गणना के लिए हमारे यहाँ आंकड़े कौन जुटाता है, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है, NSSO का जो है वो आंकड़ा जुटाता है, ठीक है। कार्यालय यहाँ पे ऑफिस NSSO के लिए जो गरीबी के लिए आंकड़े हैं ये जुटाते हैं। साथ के साथ में इसमें दो चीजों की गणना की जाती है, एक तो शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी, दोनों अलग अलग लेवल पे गणना की जाती है। गरीबी रेखा के नीचे के लोग जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनकी पूरी गणना की जाती है इसमें कि कितने % लोग हैं जो गरीबी से नीचे हैं। फिलहाल हमने आय दृष्टि की जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें भी कुछ मैंने इससे रिलेटेड आंकड़े बताए थे, तो आप वहां से जाके भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने बताया था कि गरीबी की दर क्या है इंडिया में, अच्छे कंडीशन में जा रही है, नियरली 13% 14% समथिंग कुछ ऐसा मैंने बताया था। और तो उसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक। अभी बात यहाँ पर जो गरीबी की चल रही है, गरीबी रेखा से नीचे खर्च करने वाले लोगों की संख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कितनी है, इसकी गणना की जाती है यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल में आबादी का लगभग 13.4% लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो देखिए मैंने अभी बात की थी कि 13.4% समथिंग लोगों की गरीबी भारत में अभी बताई जा रही है। तो 13.4% जो लोग हैं वो भारत में गरीबी के समस्या से जूझ रहे हैं, वो अपनी डेली बेसिस पे जो उनकी नीड्स हैं उनको वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आंकड़े याद रखिएगा, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है अगर UPPCS का एग्जाम देंगे तो वहां पर तो फैक्ट पूछता है। तो 13.4% याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत में कुछ गरीबी रेखा से संबंधित समितियां बनी हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको UPSC में भी मिल सकता है, आपको UPPCS में भी मिल सकता है। तो गरीबी रेखा से संबंधित कुछ समितियां बनी हैं। कौन कौन सी वो समितियां हैं, सबसे पहले श्री डांडेकर समिति आई थी, ठीक है। तो डांडेकर जी की सिफारिश क्या थी भाई कि शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी क्या है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी पर डे नहीं मिल रहा है और शहरी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी पर डे नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये भेदभाव क्यों किया गया है, शहरी क्षेत्रों के लिए ये कम क्यों है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये ज्यादा क्यों है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या है, मेहनत वाला काम ज्यादा करते हैं, फिजिकली उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, खेती किसानी का काम होता है, उसमें शारीरिक जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो इसलिए वहाँ पर जो कैलोरी की मात्रा ज़्यादा मांगी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में जनरली क्या होता है, ऑफिस वर्क होता है, बैठे बैठे वाला काम होता है, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर कैलोरी 2100। तो याद रखिएगा कि डांडेकर समिति ने बोला था कि अगर इतनी कैलोरी नहीं मिल रही है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, ठीक। उसके बाद एक आया लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति ये आया 1993 में। डेट और ईयर भी याद रखिएगा, ये आपको UPPCS वाले एग्जाम में मैच करने के लिए आता है और ये आपको UPSC में भी कहीं ना कहीं, आजकल UPSC में भी स्टेटमेंट में कई बार सन वगैरह दे दिया जाता है, फिर हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी समय आया था या नहीं आया था, है ना। तो आपको ये सन भी पता होना चाहिए कि लकड़ वाला जो समिति है वो आया 1993 में।
इनमें क्या सिफारिश की गई थी कि गरीबी रेखा खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी होगी, ठीक है, और टोकरी की लागत के आधार पर इसको निर्धारित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। अब खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को उस बास्केट में शामिल कर दिया जाएगा, मतलब कि डेली बेसिस पे जो आपकी नीड्स हैं, जो एक बेसिक नीड है, उसको इस टोकरी में रखा जाएगा और उसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि हाँ, अगर मान लीजिए एक दिन में आपको दूध, ब्रेड, चावल, अंडे, ये सारी चीजें लगती है, तो ये सारी चीजें सबको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। अगर सबको मिल पा रही है तो वेल एंड गुड, गरीबी रेखा की कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं मिल पा रही है आपको ये सारी चीजें इस टोकरी के अकॉर्डिंग, तो फिर आप गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, ठीक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को भी शामिल किया गया था, ठीक। तो मैंने पहले बात की दांडेकर समिति की, उसके बाद बात की लकड़वाला समिति की, अब मैं बात करने वाली हूँ तेंदुलकर समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में गरीबी से रिलेटेड तेंदुलकर समिति आई थी। सुरेश तेंदुलकर जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या बोला था कि 2004-5 के NSSO के डाटा के आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा की बात की थी। और उस समय में क्या था, 2004-5 में गरीबी 37.2% थी, 2009-10 में गरीबी 21.9%, ठीक है। तो इसको देखते हुए इन्होंने बताया कि फिलहाल में ये स्थिति है और इसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या बोला था, कुछ रुपए के हिसाब से इन्होंने बात की थी कि अगर इतना रुपए एक इंसान पर डे कमा रहा है या अपने ऊपर इतना खर्च कर रहा है तो उस हिसाब से उसको गरीब माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक। फिर अगले आए रंगराजन जी। तो रंगराजन समिति आई 2014 में। आपको सीक्वेंस वाइज भी कई बारी मैच करने के लिए आता है कि कौन सी समिति पहले आई, कौन सी समिति बाद में आई। तो ठीक याद रखिएगा, दांडेकर, लकड़वाला, उसके बाद तेंदुलकर समिति और उसके बाद रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति 2014 में आई और इन्होंने गरीबी रेखा को क्या किया, 2011-12 के NSSO डाटा के हिसाब से कैलकुलेट किया और उन्होंने गरीबी की दर बताई। 21.9% लोग उस समय में गरीब थे और यहाँ पर भी कुछ कैलोरी वगैरह से रिलेटेड चीजें बताई गई, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी इंदिरा गांधी जी के समय में, उस समय में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत ज्यादा काम किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो 4थी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें भी ये बात की गई थी। 1971 में जब 4th 5 ईयर प्लान आया था उसमें इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ वाला नारा 4th और 5th पंचवर्षीय योजना में गरीबी के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, ये नारा यूज हुआ। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे सेक्शंस थे, एडिटोरियल्स थे, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन की तरफ, आर्टिकल की तरफ। तो हमारा न्यूज़ क्या है, हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड। तो इस पूरे आर्टिकल में न्यूक्लियर वेस्ट कैसे जनरेट होता है उसकी बात की गई है और उस वेस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात की गई है। तो ये जो आर्टिकल है उसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात की गई है। इंडिया में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर ये सारे काम होते हैं, न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स का काम चलता है। तो ये आर्टिकल हम देख लेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि इसमें बात की गई है कि क्या होता है न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। और न्यूक्लियर वेस्ट में न्यूक्लियर फिजन का यूज किया जाता है या न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन का यूज किया जाता है या नाभिकीय विखंडन का। साथ के साथ उसमें यह बताया गया है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस आर्टिकल में एक ये भी चर्चा की गई है कि अभी रिसेंट लास्ट ईयर से ही जापान जो है इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है, एक उन्होंने कभी परमाणु परीक्षण किया था और एक उनका जो रिएक्टर प्लांट था वहां पर जब उन्होंने किया था तो वहां से बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हुआ था। तो उस टाइम पे उनको बोला गया था अदर कंट्रीज के द्वारा कि आपको उसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है। और मैं आगे इस चीज को भी बताऊंगी कि न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे स्टोर करके रखा जाता है या कब तक स्टोर करके रखा जाता है। तो वो जो है अब जापान क्या है उस चीज को बहाने के लिए कह रहा है, रिलीज करने के लिए कह रहा है, अब उसको समुद्र में छोड़ा जाएगा। तो समुद्र में छोड़ा जाएगा तो भाई वहां पे जो समुद्री इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसके लिए भी एक खतरनाक है। अगर वो पानी नदियों के माध्यम से या कैसे भी करके इंसान तक पहुंच गया तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो क्या है मनुष्य की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है इसी चीज़ को एड्रेस करता है और फिर ये बोलता है वे फॉरवर्ड में क्या चीज़ें की जा सकती है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियर वेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है या न्यूक्लियर पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं, इंडिया में क्या टारगेट है परमाणु वेस्ट के मामले में कि हमें कब तक उसको कंट्रोल करना है, परमाणु एनर्जी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, हम उसको सब देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेस्ट की बात की गई है वो क्या है, एक तरीके का परमाणु कचरा है। देखिए जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताऊं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। संलयन से समझ में आ रहा होगा आपको कि किसी भी चीज़ को जोड़ने की बात की गई है, ठीक है, और विखंडन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को क्या है, विखंडित करने यानी कि अलग करने की बात की गई है ना। तो ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसी पर काम करता है। जब किसी परमाणु के ऊपर तीव्र न्यूट्रॉनों की बम्बार्टमेंट की जाती है और उनको क्या किया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। रेडियो एक्टिव तत्व मोस्टली जो है वो यूरेनियम 235 का यूज होता है, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है, एक परमाणु तत्व है यूरेनियम 235। तो जो यूरेनियम, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो चीजें होती हैं किसी भी परमाणु प्लांट, जो नाभिकीय प्लांट होते हैं, इस तरीके के परमाणु संयंत्र होते हैं, वो दो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन का, दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन नाम से ही स्पष्ट है कि नाभिकीय संलयन यानी जोड़ने की बात की जा रही है और नाभिकीय विखंडन यानी कि कुछ तो विखंडित करने की या तोड़ने की बात है। ठीक, और क्या जोड़ने तोड़ने की बात है, तो रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम 235 मोस्टली जो है परमाणु संयंत्रों में इसी का यूज होता है, इसी परमाणु का यूज होता है। अभी फिलहाल के दिनों में हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा थोरियम उपलब्ध है, तो हम अपने यहाँ पे थोरियम के यूज पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉनों की तीव्र बम्बार्टमेंट यानी कि बमबारी की जाती है, बहुत तेज गति से जब न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर छोड़े जाते हैं, तब क्या होता है, ये यूरेनियम बहुत सारे आइसोटोप्स में यानी कि समस्थानिकों में टूट जाता है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, यूरेनियम समस्थानिकों का, आइसोटोप्स का। क्या होता है, ये यूरेनियम 235 अपने बहुत सारे अन्य समस्थानिकों में टूट जाता है, यूरेनियम 238 और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु था, उस पर बहुत तीव्र गति से न्यूट्रॉनों की जो बमबारी की गई, तो वो क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे परमाणु में टूट गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन में बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र गति से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसको रिस्टोर कर लिया जाता है। लेकिन इस एनर्जी के साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे वेस्ट भी निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है। न्यूक्लियर वेस्ट में इस आर्टिकल में कुछ मेंशन हैं चीजें, क्रिप्टॉन वगैरह की बात की गई है, वो क्या है, वो भी एक तरीके के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में निकलते हैं। मोस्टली इसी प्रक्रिया का यूज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। नाभिकीय संलयन वाला जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, साथ के साथ में इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। इसलिए जो मोस्टली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड जो है नाभिकीय विखंडन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, एक परमाणु के ऊपर, रेडियो एक्टिव पदार्थ के ऊपर जब न्यूट्रॉनों की तीव्र गति से बम्बार्टमेंट की जाती है, तो वो पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो आज का जो ये पूरा टॉपिक है इसी नाभिकीय विखंडन से जेनरेट होने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने आपको चीजें समझाई कि क्या होता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, अन्य रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं, उसी को परमाणु कचरा का नाम दे दिया जाता है या न्यूक्लियर वेस्ट कह दिया जाता है। ठीक, तो मैंने आपको पहले बताया कि इस विखंडन की क्रिया में एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो उस एनर्जी को स्टोर करके परमाणु ऊर्जा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जब बम्बार्टमेंट की जाती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को स्टोर करके बिजली बनाने में या अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या निकलता है, इसका वेस्ट। तो अभी के दिनों में जब परमाणु संयंत्र से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक कंसर्न ये बना हुआ है कि इन न्यूक्लियर वेस्ट का क्या किया जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, इतना ज़्यादा पर्यावरण ऑलरेडी प्रदूषित है और रेडियो एक्टिव तत्वों में बहुत ही ज़्यादा सक्रियता होती है जो आपके मेंटल लेवल तक को इफेक्ट कर सकती है, कि अगर किसी व्यक्ति को इसके संपर्क में लाया जाए तो वो आदमी मानसिक रूप से भी विकृत हो सकता है। इतने बड़े लेवल पे इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का या न्यूक्लियर वेस्ट का क्या होता है, इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है।
ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा आपको, और ये सारी चीजें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्लियर हुआ होगा। इसी आर्टिकल में एक इंडिया के रिस्पेक्ट में पीएफबीआर की बात की गई है। पीएफबीआर क्या है? प्रो स्टॉर्म टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसका नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म प्रो स्टॉर्म टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इंडिया में इसी के ऊपर में काम किया जाता है। क्या है? एक विशेष प्रकार का ये परमाणु रिएक्टर है, और ये क्या करता है? नाभिकीय ईंधन को अधिक कुशलता से उपयोग करता है। जो हम अभी न्यूक्लियर वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीएफबीआर है, ये नाभिकीय फ्यूल जो ईंधन है, ये यूरेनियम 235 ही तो एक ईंधन की तरह काम करेगा ना। अगर यहाँ से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो हमारे लिए नाभिकीय फ्यूल क्या हुआ? ये यूरेनियम 235 हुआ, या फिर थोरियम, ये सारे क्या हुए? नाभिकीय ईंधन हुए। तो इस पीएफबीआर तकनीक के द्वारा इन्हीं सारे जो ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है, इनको अधिक कुशलता से यूज करने का प्रयोग कहना चाहिए कि यूज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये अधिक कुशलता, ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी फिलहाल के दिनों में यूज हो रही है। इसका मेन मोटिव यही है कि जो ये नाभिकीय वेस्ट है ना, न्यूक्लियर वेस्ट है, ये कम से कम निकले, और जो ऊर्जा निकलती है, जो हीट निकलता है, उसको हम अधिक से अधिक स्टोर कर पाए। तो ये पीएफबीआर वाला कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि परमाणु रिएक्टर्स में देखिए यहाँ पे लिखा है यूरेनियम 238 जो है, जब यूरेनियम 235 के पर बम्बार्टमेंट की जाती है तो वो क्या निकलता है? यूरेनियम 238 समस्थानिक निकलते हैं। इसके साथ साथ और भी एक दो अलग अलग तरीके के रिएक्टर्स निकलते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब दो हल्के नाभिकों को जोड़ा जाएगा, संलयन मतलब कि जोड़ा जाएगा, तो दो, अगर मान लीजिए हीलियम है, मान लीजिए हीलियम को जोड़ दिया गया, दो हीलियम्स को जोड़ करके एक हाइड्रोजन बना दिया गया। ठीक है, तो ये नाभिकीय संलयन हुआ। और जब विखंडन क्या किया जाएगा? इस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट की जाएगी। तो ये फिर से अगर बहुत सारे हीलियम्स में टूट गया तो ये क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही समझा दी हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में इसके रिस्पेक्ट में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो भारत में फिलहाल 22 जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिनमें से 7 राज्यों में ये फैले हुए हैं। और इन संयंत्रों में क्या है? कुल क्षमता कितनी है? 6780 मेगावाट की क्षमता है। तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग कितने परमाणु संयंत्र हैं? टोटल 22 हैं। कितने स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में ये हैं। और इनकी क्षमता कितनी है? 6780 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करने की इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता है। कहाँ पर? भारत में। और कहाँ पर ये परमाणु रिएक्टर अभी फिलहाल में लगाए गए हैं? तो मोस्टली जो है, ये हमेशा आपको कई बार एग्जाम में मैच करने के लिए आते हैं, राज्य और उनके परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगवाया हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही एक और है जवाहरलाल नेहरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इस तारापुर को और जवाहरलाल नेहरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र को याद रखेंगे। राजस्थान में भी 2 हैं। कौन कौन से? एक तो है रावत भाठा, दूसरा है काकरापार। तो रावत भाठा और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? मद्रास और कलपक्कम। तो मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कर्नाटक में कौन सा है? कावेरी। और आंध्र प्रदेश में है श्रीकाकुलम। ये कलपक्कम वाला एरिया न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। क्यों? उनका कहना था कि यहाँ पर अगर परमाणु संयंत्र लगता है तो ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है ना। तो ये न्यूज में रहते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है जो भी एक पर न्यूज में रहता है, तो इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र में तारापुर और जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान में रावत भाठा और काकरापार, तमिलनाडु में मद्रास और कलपक्कम, कर्नाटक में कावेरी, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम। तो ये हुए आपके इंडिया से संबंधित जो चीजें थी। परमाणु वेस्ट का टॉपिक था हमारा, और हमें हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चाहिए था हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया है कि आपकी ये जीएस पेपर 3 में यूज होगा। जो मैंने गरीबी वाला आर्टिकल डिस्कस कराया वो आपके जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में आप जब देखेंगे तो गवर्नेंस पॉलिटी के साथ साथ सामाजिक न्याय का भी एक टॉपिक है, और वहाँ पे सीधे सीधे गरीबी और भुखमरी वाला एक आपको पॉइंट मिलेगा। तो गरीबी और भुखमरी से रिलेटेड जब बात आएगी तब आप वहाँ पर इस तरीके के डाटा और जो भी मैंने समितियाँ वगैरह बताई उसको वहाँ पर कोट करेंगे। ठीक है,
अब मैंने ये लास्ट में बताया था कि एक छोटी सी न्यूज़ आई है, कीर्ति ऐप लॉन्च और कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो आपको एग्जाम्स में कई बार स्कीम वगैरह पूछी जाती है। किसका है ये? खेल और युवा मंत्रालय का। ये आपको चर्चित चेहरा बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा होगा, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, खेल और युवा मामले के मंत्री हैं ये। और ये कीर्ति प्रोग्राम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चों को 18 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं उनको मेनली फोकस किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ें। तो कीर्ति प्रोग्राम मिनिस्ट्री याद रखिएगा। और क्या है, 2030 में यूथ ओलंपिक होने वाला है और 2036 में इसके लिए इंडिया होस्ट करने का ऐसा संभावना है और इसके लिए क्या है, तैयार किया जा रहा है अपने यूथ को। अब जो हमारा ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आपसे कई बारी प्रश्न पूछा हुआ है। क्या है ये? एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किससे संबंधित है? सैनिकों को जो हम हथियार देते हैं उसके आयात निर्यात से संबंधित है। तो इंडिया वॉज द टॉप आर्म इम्पोर्टर इन 2019 टू 2023। अभी इंडिया जो है, हम पंचशील सिद्धांत और शांति वगैरह की बात करते हैं, लेकिन कुछ सालों में, बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे जो पीएम है वो सबसे ज़्यादा हथियारों के ऊपर में या फिर हमारी सेना को मजबूत करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये एक तरीके से ज़रूरी भी है। हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि वो कभी भी पीठ पे खंजर भोंक सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से रेडी रहें। ठीक है, तो 2-3 सालों में क्या हो रहा है कि इंडिया जो है उसका जो आर्म इम्पोर्ट है वो बढ़ गया है, आयात जो है वो बढ़ गया है हथियारों का। उसी के लिए ये पूरी रिपोर्ट है। जारी कौन करता है? तो सिप्री इसको जारी करता है। याद रखिएगा, जो ये हथियारों के आयात निर्यात से संबंधित रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? सिप्री। तो देख लेते हैं कि क्या इसमें आंकड़े हैं, कौन से वो 3 आयातक हैं और कौन से 3 बड़े निर्यातक हैं। देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले बोला गया है कि India was the top arm importer in world in the period of 2019 to 23, with imports having gone up by 4.7% compared with the 2014 to 18। बोला गया है इसमें कि 2014 से 18 की तुलना में अभी देखा जाए तो 4.7% ज़्यादा हमने हथियारों का क्या किया है, आयात किया है। ठीक है, उसके बाद में ये रिपोर्ट जो लाई जाती है सिप्री के द्वारा, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है, स्वीडन का एक थिंक टैंक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सिप्री जो है ये पूरी रिपोर्ट लेकर आती है। इसमें इंडिया की तारीफ करी दी गई है कि भाई इंडिया ने क्या किया है, अपना इंपोर्ट जो है, आम इंपोर्ट बढ़ाया है। तारीफ नहीं है, एक तरीके से क्रिटिसाइज भी है, लेकिन ठीक है, जो भी है मैटर। उसके बाद इसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे अगर हथियारों के मामले में, तो अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हथियारों का आयात बढ़ गया है। और उसका रीज़न क्या है? रशिया और यूक्रेन का वॉर। रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे हैं और खुद यूक्रेन ने भी बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे। भाई नाटो के जो देश हैं वो तो इतने इनके सगे संबंधी हो गए थे कि रशिया के खिलाफ उन्होंने भर भर के हथियार दिए। तो ये भी बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड यूक्रेन जो है उसने बहुत ज़्यादा इस बारी आयात किया है और ओवरऑल जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देखिए बताया गया इसमें कि इंक्रीज्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज में 94% का इंक्रीमेंट। बहुत बड़ी बात है 94% का इंक्रीमेंट। अब हम यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि टॉप इंपोर्टर्स कौन है। इंपोर्टर्स यानी कि सबसे ज़्यादा आयात किसने किया है। आयातक के मामले में देखा जाए तो पहले नंबर पे यहाँ पर आएगा आपका भारत। काम की चीज़ हमारे लिए ये है कि सबसे ज़्यादा आयात किया है भारत, उसके बाद आपका सऊदी अरब का स्थान है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अब जब हम बात करते हैं टॉप एक्सपोर्टर की, तो भाई सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसने किया है, तो टॉप एक्सपोर्टर की यानी कि निर्यातक की जब बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा दी वन एंड ओनली, जैसे हमारे इंडिया में चाणक्य अमित शाह जी हैं, वैसे ही ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो चाणक्य यूएसए है। ये हमेशा कोशिश करता रहता है कि दो देश आपस में भिड़े क्यों, क्योंकि जब भिड़ेंगे तो हथियार इन्हीं से लेंगे। तो ये यूएसए जो है वो हमेशा टॉप पे रहता है निर्यातक के मामले में। किसका, हथियारों का। ठीक है, यूएसए है। यूएसए के बाद यहाँ पर दिया गया है कि आर्म एक्सपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट, यूएसए जो है वो टॉप सप्लायर है। उसके बाद में क्या है,
रशिया के जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई है। जाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ से रशिया को बहुत सारे लेवल पे अलग अलग जगहों पे बाइकॉट किया गया है। तो रशिया के जो चीज़ें हैं, रशिया से आयात की में कमी आई है। लेकिन टॉप एक्सपोर्टर में दूसरे नंबर पे यहाँ पर फ्रांस आ गया है। तो यूएसए सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो निर्यात कर रहा है और दूसरे नंबर पे फ्रांस आ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जब आयातक की बात होगी तो आपका सबसे पहले भारत आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा कौन? सऊदी अरब। तो कुछ 2-3 ऐसे नामों को याद रखिए। यूक्रेन में भी अभी क्या हुआ है, ज़्यादा बड़े लेवल पे आयात किया गया है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी सिपरी से रिलेटेड, हथियारों से रिलेटेड। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला आर्टिकल है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो 8% रहने वाली है। पहले इसको बोला गया था कि 7.6% रहेगी, लेकिन बोला गया कि ऐसे कैसे आप कम कर सकते हो, ये 7.6 नहीं रहेगी, ये रहेगी 8%। तो 8% ग्रोथ रेट रहने वाली है जीडीपी की। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो मैं इसको अगर कल परसों में अभी ये आर्टिकल चलता रहेगा, अगर इन्फ्लेशन वगैरह की बात है, और द हिंदू में रिपीटेशंस बहुत होता है आर्टिकल्स का, तो जब अगली बार कोई आर्टिकल आएगा तब मैं इसको इन डिटेल, जैसे मैंने आज मुद्रास्फीति की गणना की है, चर्चा की है, वैसे मैं जीडीपी की भी चर्चा कर दूंगी इन डिटेल कि क्या होती है जीडीपी। जो घरेलू, इसका सिंपल सा फॉर्म ये है कि घरेलू सीमा के अंदर एक साल में जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको जीडीपी के तहत क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। घरेलू सीमा याद रखिएगा, यानी कि भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर एक वर्ष, ये टाइम लिमिट भी याद रखिएगा, एक वर्ष के भीतर जितना भी उत्पादन होता है उसको, जीडीपी का फुल फॉर्म ही क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब है घरेलू उत्पादन कितना हुआ, उसके ऊपर ये पूरा होता है और 8% रहने वाला है, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए, आज का सेशन आई होप आपको पसंद में आया होगा। और जो हमारा नोटबुक चैनल है वो ऐसे एनसीईआरटी के कोर्सेज भी लगाता है, चलाता है, तो आप हमारे साथ इस पहल से भी जुड़ सकते हैं। एंड आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी किसी टॉपिक को हर अलग अलग डायमेंशन से चर्चा करने की, आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर, वैसा मैंने कोशिश की है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें, ये सारा सेशन आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।